बच्चों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जैसा कि डिमांड के अनुसार कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर थोड़ा सा उसे क्लियर कराइएगा, तो उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 12th क्लास यूनिट फर्स्ट, जिसमें पहली जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय, जिसमें पहला चैप्टर है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में से बोलते हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को जैसा कि मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसे? विद्युतीय बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये देखिए। तो इसे हम डिफाइन करेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीय कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आवेशों का अध्ययन हम कितनी स्थितियों में करेंगे? तो यहां पर हम आवेश का अध्ययन दो प्रकार से करेंगे। पहली जो पोजीशन है हमारी नंबर 1, पहली जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब है स्थिर अवस्था है। क्या यहां पे? स्थिर अवस्था। दूसरी जो अवस्था है हमारी वो कौन सी है? गतिमान अवस्था, जिसे हम कह सकते हैं मोशन या इसे डायनामिक कह सकते हैं। डायनामिक पोजीशन। यहां तक बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने आवेश का अध्ययन दो प्रकार से किया। पहली जो कंडीशन है हमारी यहाँ पर रेस्ट पोजीशन है, जिसे हम स्थिर अवस्था कहेंगे। दूसरी जो पोजीशन है यहाँ पे वो है आपकी मोशन या इसे हम बोल सकते हैं क्या? डायनामिक पोजीशन, जिसे हम कहेंगे क्या? गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था बोलेंगे इसे। गतिमान अवस्था। यहां तक बात क्लियर है? तो रेस्ट पोजीशन में जिस आवेश का अध्ययन किया जाता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इसे हम डिफाइन करें, जैसे इसका मतलब हुआ, इसे मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्थिर अवस्था। यहां पर इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी कैसा होता है? कोई चार्ज पार्टिकल होता है। क्लियर है? जैसे कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के ही भाग होते हैं ये। पहला भाग कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब यह है कि इसमें यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई आवेशित कण कैसी पोजीशन में रहता है? रेस्ट की पोजीशन में रहता है। क्लियर है? जो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आवेश को मैंने यहां क्या माना है? ये इलेक्ट्रॉन माना है। यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। तो मैंने चार्ज पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन को किस स्थिति में मान लिया है? मैंने स्थिर अवस्था मान लिया है। अर्थात वह आवेशित कण जो कि स्थिर अवस्था में होता है वह पोजीशन क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। बात क्लियर है? जिसे हिंदी में बोलेंगे हम स्थिर विद्युतीय। स्थिर विद्युतीय। क्लियर है यहां तक? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतीय कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है? अब चलते हैं हम मोशन या डायनामिक पोजीशन पे। तो इसका मतलब यह है कि विज्ञान की वह शाखा, या हम ये कह सकते हैं, इसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी गतिमान आवेश का हम अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशित कण कैसा होना चाहिए? आवेश कैसा होना चाहिए? मोशन की स्थिति में या डायनामिक कंडीशन में होना चाहिए, यानी गतिमान स्थिति में होना चाहिए। तो ये
जो पोजीशन क्या कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इसे हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है गतिमान, गतिमान स्थिति, पोजीशन, गतिमान स्थिति कहेंगे इसे हम। तो पहली स्थिति हमारी क्या रही, स्थिर विद्युत की रही, और दूसरी हमारी क्या रही, धारा विद्युत की कह सकते हैं इसे हम। क्या बोलेंगे इसे, धारा विद्युत की है। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? देखिए, जैसा कि शुरुआत में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के दो भाग हुए। पहली स्थिति कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी स्थिति कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत की बोलते हैं। यानी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल होता है या आवेश होता है, वो कौन सी स्थिति में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। दूसरी पोजीशन में जो आवेश होता है वो कौन सी स्थिति में होता है, गतिमान स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में देखिए, चार्ज, आवेश, चार्ज, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। इसे हम डिफाइन करेंगे तो सिंपल तौर पे ये होता है कि आवेश वह भौतिक राशि होती है जो किसी पदार्थ को इलेक्ट्रीफाइड कर देती है। कैसी कर देती है ये, इलेक्ट्रीफाइड। फिर से समझो, आवेश वह भौतिक राशि होती है जो किसी पदार्थ को इलेक्ट्रीफाइड कर देती है। अब इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्युत में, विद्युत में। विद्युत में को और हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे बोलते हैं आवेशित करना या आवेशित होना। आवेशित यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी पदार्थ कैसा हो जाए, इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, और जिसके द्वारा हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आवेश वह भौतिक राशि होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या आ जानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब यह है कि उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए या उस पर कैसा आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। और थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे कि यहां पर जो क्यू का जो फॉर्मूला होता है, यहां बेटा क्यू बराबर IT होता है, पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें करंट का फ्लो करना हो और वहां पर टाइम दिया गया हो। क्योंकि यहां पर जो चार्ज होता है वो है, यहाँ पे क्यू है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, आवेश, आवेश होता है। यहां पर I जो होता है वो टाइम होता है, करंट होता है यहाँ पे, T यहां पर टाइम होता है, समय। करंट का मतलब ये वैद्युत धारा होती है, टाइम का मतलब यहां पर समय हो गया ये। अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है I पे और T पे डिपेंड करती है। I यहाँ पे क्या है, करंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था I यहाँ पे करंट है। अच्छा, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। अच्छा, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है, सेकंड होती है। अब हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो यहां पर जो यूनिट निकल के आएगी, यहां पर I की यूनिट होती है एम्पियर और समय की यूनिट होती है क्या, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, कूलम बोल देते हैं, कूलम बोल देते हैं, कूलम। और इसका सिंबल क्या होता है, C। तो आवेश की यूनिट यहां क्या रही, कूलम रही। यहां तक क्लियर है? देखिए, अब ये तो पहला फॉर्मूला रहा आवेश का। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका Q बराबर होता है NE होता है। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम जब लगाते हैं
जब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने हो, हमें ये ज्ञात करना हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उससे गुजर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो है एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ई क्या होता है, यहां पे ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कराऊंगा अभी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। सबसे छोटा चार्ज होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। क्लियर। फंडामेंटल का मतलब होता है, हिंदी में से बोलते हैं मूल आवेश, यानी आवेश की सबसे छोटी से छोटी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे, यानी फंडामेंटल यानी मूल आवेश बोलेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, यानी आवेश की सबसे छोटी से छोटी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, मूल आवेश बोलेंगे, फंडामेंटल आवेश बोलेंगे। जो कि सबसे छोटे से छोटा चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं यहां वैल्यू बता देता हूं। इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम होती है, इतने कूलाम होती है। क्लियर। तो यहां हमने Q बराबर एनी जो लगाया है वो तब लगाएंगे जब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे मान लीजिए हमें Q बराबर एनी है, हमारे पास में Q बराबर एन ई है, और यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो n इजिकल टू कितना होगा, Q बटे ई होगा। क्लियर। Q यहां पे क्या, डिस्टेंस के ऊपर, यानी किसी भी पदार्थ पर टोटल चार्ज होता है, और यहां पर E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यहां पर टोटल चार्ज में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक बात ये आती है, क्या चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ चार्ज। चार्जों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेशों के प्रकार। तो आवेश यहां दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो यहां हम कहेंगे पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्लस का Q, और इसका मतलब होता है माइनस का Q। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड करते हैं ये, और किसी भी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये हम बहुत बेहतर तरीके से यहां समझ लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास में यहां पर A कोई सबस्टेंस है और B कोई सबस्टेंस है यहां पे। क्लियर। A और B हमारे पास में ये दो कोई पदार्थ हैं यहां पे, A और B। जैसे ही हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, यानी तेजी से रगड़ते, रब करते हैं, तो इनमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन होता है। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, A पे से B पे जाएंगे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स B पे से कहां आएंगे, A पे आएंगे। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन A से कहां जाते हैं, B पे जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, A ने, तो निकालने वाला कौन होता है, धनी होता है। कैसा होता है, धनी, दाता। तो धनी होने का मतलब इसे हम कहेंगे धनी है। धनी का मतलब कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अर्थात ए सब्सटेंस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अच्छा, पॉजिटिव होने का मतलब, धनी होने का मतलब यह है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात ए सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम बात करते हैं बी की, बी सब्सटेंस की बात करते हैं। चूंकि ए पे से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, अब कहां पहुंच गए, वो बी पे पहुंच गए। तो बी पे पहुंच गए तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऋणी, क्योंकि ये कौन है, लेने वाला है, और ऋणी होने का मतलब इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे कहेंगे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को लिया है, पहले से इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी ए पे से इसने इलेक्ट्रॉन और ले लिए, अर्थात तो इस पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक्सिस होंगे, अधिकता होगी। तो यहां हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता। लेकिन बात यह है कि यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो यहां पर ये जो दोनों पदार्थ हैं, यहां पर ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, भले ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है, भले ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों के दोनों पदार्थ ये कैसे हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होना बोलते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था चार्ज के बारे में कि आवेश वह भौतिक राशि होती है जो किसी पदार्थ को क्या कर देती है, आवेशित कर देती है। और कैसे करती है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। जैसा कि मैंने यहां बताया कि दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। और जैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ तो इन दोनों पदार्थों में से किसी पदार्थ पे पॉजिटिव और किसी पदार्थ पे कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आया। अर्थात इन्होंने क्या कर लिया, आवेश को ग्रहण कर लिया। अर्थात ये कैसे हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं। चाहे भले ही इस पे पॉजिटिव चार्ज, भले ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों के दोनों पदार्थ कैसे हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि किसी भी पदार्थ के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें। तो आवेश के मैंने अभी दो फॉर्मूले आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला यहां मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि मैंने अभी आपको यह बताया कि चार्ज के यहां दो फॉर्मूले हैं, Q बराबर मैंने बताया था IT होता है नंबर 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है Q बराबर NE होता है। पहला वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर करंट की बात कर रहा हो, टाइम की बात कर रहा हो, चार्ज पूछ रहा है, तब Q बराबर क्या लगा देंगे, हम IT लगा देंगे। दूसरा Q बराबर NE हमें जब लगाना है जब यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हो और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में यह आ जाता है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं करंट के पदों में। क्लियर? देखिए, तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां करंट और टाइम के पदों में निकालें तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि जब हमारे पास में दो इक्वेशन होती हैं और दोनों में एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल होती है, तो राइट हैंड भी कैसी होती है, इक्वल होती है। अर्थात उनके हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो हम लिख पाएंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो यहां पर तुलना कराएंगे तो NE बराबर कितना हुआ, IT हुआ। अगर यहां से N का मान निकालेंगे तो IT बटे कितना हुआ, E हो गया। यहां पर I क्या है, I करंट हो गया, T यहां क्या है, टाइम हो गया, टाइम यानी समय हो गया, और यहां E क्या है, फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश, या हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, या फिर इसे कहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इतने कूलम होती है। अब इसमें हम एक एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से समझो क्वेश्चन को। यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उससे होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं एक बार लिख देता हूं। यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए
तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, जैसा कि बेटा मैंने भी आपको बताया था कि यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेकेंड, और यहां पर करंट कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है। पूछा क्या है इसने, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में करंट की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, एन बराबर IT बटे कितना होता है E होता है। पहले ये देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन है इसमें दिया क्या है 1 एम्पियर, ये वैल्यू किसकी है गिवन, करंट की वैल्यू है, I की वैल्यू है कितनी है 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 सेकेंड। पूछा क्या है इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है, IT बटे कितना होता है E होता है। वैल्यू पुट कर देंगे 1, E की वैल्यू 1 है, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये फिक्स वैल्यू रहती है, फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, और नीचे कितना है 1.6 है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे नीचे 10 टू द पावर माइनस के 19 है, माइनस के 19 है, तो जब ऊपर जाएंगे तो ये पावर चेंज होके पावर कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। क्लियर, ऊपर यहां 1 है और नीचे कितना है 1.6। अगर 1.6 का डिवाइड करें तो सबसे पहले हमने पॉइंट उठाया और ऊपर यहां एक जीरो बढ़ा लिया, लेकिन ऊपर कितना यहाँ पे 10 है और नीचे कितना है 16 है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, डिवाइड नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो पावर है यहाँ पे 10 टू द पावर 19 है, इनमें से एक जीरो अगर इधर ले लें तो उसमें से एक पावर कम हो जाएगी और इधर एक जीरो बढ़ जाएगी। अर्थात ये हुआ यहाँ पर पहले से 10 थी और हमने 10 टू द पावर 19 में से हमने क्या किया कि एक जीरो इधर ले लिया और 19 की जगह पे यहाँ कितना रह गया 18 रह गया, नीचे कितना है 16 है ये। तो डायरेक्ट हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर ये आता है फिक्स वैल्यू 6.25, अर्थात n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ जाता है। एनसीईआरटी में ये कभी कभी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर इतनी, ये नियर अबाउट रहता है, लेकिन एक्यूरेट जो वैल्यू रहती है इसकी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आता है और किसी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में अगर इसकी ये नहीं होता है और इसकी जगह पर अगर ये भी देता है, तब ये हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर, देखिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज को मैंने क्यू मान लिया, हालांकि अभी हमने क्यू बराबर एन इस टाइप से पढ़ा था, और अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए क्यू कैपिटल क्यू मान लूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन में यहां पर 7 और ये 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14 होती है। तो यहां पर टोटल जो चार्ज डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक नंबर पे। तो यहां जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक यहां कितना है इसका 7 है, अर्थात इसे हम क्या मान के चलेंगे, एन मान के चलेंगे। क्लियर, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, यहां 7 है, तो टोटल चार्ज, अच्छा ई की वैल्यू यहां फिक्स रहती है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो इस पे जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q बराबर एन ई फॉर्मूला होता है, तो एन की जगह पे यहाँ एटॉमिक नंबर यहाँ कितना है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और इसकी यूनिट क्या रहती है, कूलम रहती है।
तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ पे हम टोटल चार्ज इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे दूसरा एक एग्जांपल में और बता देता हूं, जैसे हम लिथियम की बात कर लेते हैं, तो लिथियम का कितना होता है 3Li7 होता है, जिसमें एटॉमिक जो नंबर रहता है इसका वो 3 होता है, एटॉमिक नंबर है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है 7 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि टोटल जो चार्ज निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर से निकाला जाता है, और यहाँ एटॉमिक नंबर कितना हुआ 3, तो इसे हम क्या मानेंगे 3 मानेंगे। और यहाँ टोटल चार्ज हमें निकालना होगा तो Q बराबर कितना होगा N, तो N कितना यहाँ पे 3 है, और इसकी यहाँ पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19 इतने कूलम। तो यहां पर कोई भी सबस्टेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस पे टोटल चार्ज कितना रहेगा, क्यू बराबर किससे, एन से। देखिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल रहता है वो आई रहता है, और इसका जो फॉर्मूला क्यू बराबर रहता है आई टी होता है। और यहां आई टी से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बटे कितना होता है, टी होती है। आई इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन टी। क्यू यहां क्या है, यहां पे चार्ज होता है, और टी यहां क्या होता है, टाइम होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी भौतिक राशि में अगर टाइम का डिवाइड किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं इसकी। तो यहां पर हम चार्ज में डिवाइड किसका दे रहे हैं, टाइम का, तो हम इसे कई की रेट बोलेंगे, चार्ज की रेट बोलेंगे। यानी किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा कहते हैं। यहां हम यूनिट की बात कर लेते हैं, जैसा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, कूलाम है, और इसकी यूनिट क्या रहती है, सेकंड होती है। तो कूलाम बटे सेकंड को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं। और इसकी हम जैसे राशि की बात करें तो राशि यहां होती है, चूंकि ये दोनों के दोनों राशि कैसी हैं, स्केलर हैं। आवेश भी यहां अदिश राशि होती है, और टाइम भी कैसी होती है, अदिश राशि होती है। और जब हमें अदिश में अदिश का डिवाइड करना होता है तो कौन सी राशि आती है, स्केलर राशि होती है। डायमेंशन की बात करें, बीमीय सूत्र की बात करते हैं इसकी। बीमीय सूत्र जो रहता है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका ए रहता है। क्लियर।